देख रहे हैं एडमी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। 3 बजे 3 खबर में आज हम 3 अहम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे केरल के तिरुवनंतपुरम के सेक्रेटरिएट में लगी आग के बारे में। आग तो बुझ चुकी है, लेकिन अब इसकी गर्माहट राजनीति में महसूस होने लगी है। इस पर सियासत में क्या चल रहा है, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे नीट और जेईई परीक्षा को लेकर उठा बवाल कब खत्म होगा, और साथ ही चर्चा करेंगे ये परीक्षा स्थगित होगी या नहीं। इसकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे देश में बारिश ने कैसे मचाई तबाही। इन 3 खबरों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम के सेक्रेटरिएट में लगी आग तो बुझ चुकी है, लेकिन अब इसकी गर्माहट केरल की राजनीति में देखने को मिल रही है। पूरे राज्य में विपक्षी दल जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आग लगना एक साजिश बताया जा रहा है। केरल की राजनीति की तस्वीर साफ करती ये रिपोर्ट देखिए। केरल के तिरुवनंतपुरम के सेक्रेटरिएट में लगी ये आग बुझ गई है और धुएं के गुबार भी थम गए हैं, लेकिन विवादों का गुबार बरकरार है। पूरे राज्य में विपक्षी दल जगह जगह प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। आग के पीछे साजिश का एंगल निकाला जा रहा है। सीएम पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार पहले से विवादों की तपिश झेल रही है और इस अग्निकांड ने उस तपिश को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने पहले से ही विधानसभा में सरकार को घेर रखा था। बाकी की कसर इस रहस्यमयी आग ने पूरी कर दी। आग मामूली बेशक थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे साजिश थी। विपक्ष का कहना है कि इस आग के जरिए उन फाइलों को खाक करने का षड्यंत्र था जिसके तार गोल्ड स्मगलिंग घोटाले से जुड़े हैं। इन आरोपों में कितना दम है ये जांच में मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल इससे मुख्यमंत्री विजयन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विपक्ष के नेता रमेश चेनिथला और उनकी पार्टी कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और पूरे मामले की जांच करवाने की मांग कर डाली। केरल में पैर जमाने की कोशिश कर रही बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन कार्यकर्ताओं के साथ सेक्रेटरिएट में प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। हालात ये हो गए कि पुलिस की मदद से उन्हें वहां से हटाना पड़ा। आगे क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर तय है कि इससे केरल की राजनीति में नया बवंडर खड़ा हो गया है। तिरुवनंतपुरम से एएनबी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सियासी भूचाल अब लगातार जारी है और बहुत सारे विपक्षी नेता इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही वहां के जो सीएम है उनको उठाने की भी, पद से इस्तीफे की भी वो लगातार मांग कर रहे हैं। और लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो सियासी भूचाल जो केरल में मचा हुआ है ये कब खत्म होगा। केरल में कई सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है और इसको लेकर लगातार विपक्षी नेता प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही केरल के जो सीएम है उनको इस्तीफे की मांग को लेकर भी लगातार आवाज तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि केरल के तिरुवनंतपुरम में सेक्रेटरिएट में अचानक से आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन उसके बाद से जो विपक्षी पार्टियों के नेता थे वो प्रोटेस्ट पर उतर आए और साथ ही सड़क पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। और
इसकी वजह ये थी कि विपक्षी नेताओं का मानना है कि आग कहीं ना कहीं पूरी साजिश की तरह से लगाई गई है और इसके तार गोल्ड स्मगलिंग से जोड़कर देखे जा रहे हैं। केरल में विपक्षी दल जगह जगह प्रोटेस्ट करते आए हैं और साथ ही अब ये जो आग लगी थी उसको भी एक साजिश बताया जा रहा है। और केरल की राजनीति में लगातार अब सियासी उठापटक तेज हो गया है और साथ ही जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई हैं। और वहीं बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी भी केरल में इन दिनों अपनी पूरी तरह से धाक जमाने की कोशिश कर रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिहिर मिश्रा जुड़ गए हैं। मिहिर जी, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है केरल में, इसके लिए ज्यादा जानकारी क्या है? देखिए, केरल में पूजा जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो ये है कि सरकार वर्सेस विपक्ष का मामला है। और अभी विपक्ष ने जो वहाँ पिनराई विजयन की सरकार है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, जो एलडीएफ के नेता है, एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जी। तो विपक्ष का कहना है, यूडीएफ विपक्ष में है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी नुमाइंदगी कांग्रेस पार्टी करती है। विपक्ष का आरोप है कि पिनराई विजयन की सरकार जो है वो करप्शन में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसमें सबसे बड़ा मामला है, केरल में भी एक मामला आया था जो काफी कंट्रोवर्सी में रहा, उस मामले की जांच अब भी चल रही है। ये 30 किलो सोने की स्मगलिंग से जुड़ा मामला है। और सबसे बड़ी बात है ये कि डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू दुबई से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लाया गया था। तो विपक्ष का आरोप ये है कि इस मामले में कुछ लोग जो थे, जो आरोपी एक्यूज्ड हैं, उनकी पिनराई विजयन, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सरकार के कुछ आला लोगों से सीधी साठगांठ है जी। और इस कारण वो टारगेट कर रहे हैं। विधानसभा स्पीकर का नाम आया, उनको टारगेट किया गया। इसके पहले जो केरल में एक बड़े ब्यूरोक्रेट थे, उनकी छुट्टी हुई वहां इसी में। तो ये सब मिला जुला करके दबाव का माहौल है। प्लस इसके अलावा कुछ और करप्शन के मामले हैं। एक हाउसिंग योजना थी जो गरीबों के लिए चलाई गई थी ये। तो इन सब के बीच में जब विपक्ष ने इस मामले को जोर शोर से विधानसभा में उठाया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया पिनराई विजयन की सरकार के खिलाफ। उस वक्त हालांकि नंबर गेम में पिनराई विजयन सेफ है, उनके पास नंबर है, उनके पास समर्थन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पब्लिक डोमेन में ये मामला गया और ये मामला काफी कंट्रोवर्सी है गोल्ड स्मगलिंग का, तो निश्चित रूप से विजयन सरकार थोड़ी सी एक डिफेंसिव मोड में आई। मिहिर जी एक बात और है, मिहिर जी, लगातार जो विपक्षी नेता हैं वो पिनराई विजयन से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं जो पिनराई विजयन है वो थोड़ी बहुत कमजोर दिखाई देंगे? जहां तक सरकार जो है वो आंकड़ों से चलती है, नंबर से चलती है। आरोप जो है वो मायने नहीं रखते हैं। आंकड़ों के लिहाज, सरकार की स्थायित्व के लिहाज से वो मतलब नहीं रखते हैं। मतलब ये रखता है कि पब्लिक में क्या इमेज आएगा। और फिलहाल अभी की तारीख में इस वक्त खासतौर से ये जो घटना कल हुई है, सेक्रेटेरिएट में अचानक रहस्यमय ढंग से आग लगती है। विपक्ष का आरोप है कि आग भी इसलिए लगाई गई ताकि जो फाइलें थी गोल्ड स्मगलिंग केस से जुड़ी हुई, कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई जो फाइलें थी वो जल जाए, जो सबूत मिट जाए, ये मामला था। और विपक्ष के तमाम नेता पहुंच गए। बीजेपी अभी राज्य में पैठ बना रही है, बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर पहुंच गए। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वह रमेश चन्नीथला, उन्होंने इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी, सड़कों पे लोग उतरवाए। तो निश्चित रूप से जो पब्लिक में जो एक छवि थी पिनराई विजयन की सरकार की ना, वो धूमिल हो रही है। ये असली संकट पिनराई विजयन के लिए है। सरकार बचाने का संकट उनके पास बिल्कुल नहीं है पूजा। संकट उनके पास ये है कि जो इमेज, और आपको एक बात और मैं बता दूं पूजा, पिनराई विजयन इस देश के इकलौते राजनेताओं में से एक है जिनकी छवि बहुत ही ईमानदार है। वो एक बेदाग छवि के व्यक्ति राजनेता माने जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस पूरे मामले में चूंकि वो सरकार के मुखिया हैं, विपक्ष भी मानता है कि वो बहुत सम्मानित हैं। लेकिन जिस शिप को वो हैंडल कर रहे हैं, जिस शिप के वो कप्तान है, वो शिप अभी तूफान में फंसी हुई है। और इसके चूंकि कैप्टन पिनराई विजयन है, इसलिए आंच उन तक है। और ये अग्निकांड जो हो गया सचिवालय में, तो इसमें क्या कुछ छिपाने की कोशिश की गई, नहीं की गई। ये बड़ी एक ड्रामेटिक एक सिचुएशन है केरला में चल रहा है। हालांकि अलग बात है कि विदेश में कई सारे मामले चल रहे हैं कि किसी का ध्यान केरल की तरफ नहीं गया है। वरना अगर
ये सुशांत सिंह का मामला नहीं चल रहा होता, बाकी चीजें नहीं, तो निश्चित रूप से ये नेशनल मीडिया की एक बड़ी खबर होती। पर जो हालात हैं आपके सामने है पूजा। बिल्कुल बिल्कुल मिहिर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि केरल में लगातार पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आपको बात करते हैं। सितंबर में होने जा रही जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने को मांग उठ रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बार फिर से अपना रुख इस पर साफ कर दिया है। एनटीए ने परीक्षाओं के शेड्यूल में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग लगातार उठ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। एनटीए ने मंगलवार शाम को ताजा गाइडलाइंस जारी करते हुए बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि NEET अपने तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी। एनटीए के नोटिफिकेशन के अनुसार जेईई और नीट की परीक्षाएं जुलाई में होनी थी, लेकिन छात्रों के आग्रह की वजह से इन्हें स्थगित करके सितंबर में आयोजित कराने को तय किया गया था। छात्रों के शैक्षिक सत्र और उनके भविष्य को देखते हुए ये परीक्षाएं अब अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में ही आयोजित होंगी। एनटीए ने कहा कि जेईई की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर के बीच होंगी और नीट का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। इसलिए छात्र किसी प्रकार के कंफ्यूजन में ना रहें। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी जेईई मेन के लिए 570 से बढ़ाकर 660 और नीट यूजी 2020 के लिए 2540 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। जेईई मेन के तहत एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं नीट एक पेन पेपर आधारित परीक्षा होगी। ये परीक्षाएं छात्रों की संख्या के हिसाब से अलग अलग शिफ्टों में होंगी। एनटीए ने बताया कि जेईई के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और छात्र इसे डाउनलोड भी कर चुके हैं। साथ ही नीट के एडमिशन कार्ड 1 या 2 दिन में जल्द ही जारी किए जाएंगे। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं, लेकिन इस परीक्षा पर कई विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रही हैं। पहले केंद्र व उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में वार्षिक परीक्षा जेईई व नीट की अगले महीने के प्रारंभ में कराने का निर्णय ले लिया है। यह आप लोगों को मालूम है। ऐसे में इन परीक्षाओं के शामिल होने वाले लाखों छात्रों या उनके अभिभावकों से मेरा यही कहना है कि अब वे इन परीक्षाओं की हर प्रकार की तैयारी में पूरे जी जान से लग जाएं। और दूसरी तरफ केंद्र व राज्य सरकारों से भी मेरी खास अपील है कि वे इन परीक्षाओं की हर प्रकार से ऐसी तैयारी व व्यवस्था करें जिससे देश के भविष्य ये छात्र पूरी तरह से सुरक्षित रहे। मुझे लगता है सेंटर बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है कि इस देश की ज़मीनी स्थिति क्या है। वो कह रहे हैं हम बहुत अच्छे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर लेंगे। मेरा सवाल उनसे ये है कि व्यवस्थाएं अच्छी बात है, व्यवस्था कोविड के इस दौर में बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए हर चीज़ पे, पर जिस व्यवस्था के दम पर आप 28 लाख बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम सेंटर में आइए, उस व्यवस्था के दम पर उस व्यवस्था को लागू करते हुए देश के बहुत लोगों को कोरोना हो चुका है। मैंने कहा भी था, आपके टीवी इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि गृह मंत्री जी तो बहुत अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, हम सब बड़ी अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हुआ। लेकिन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा के आयोजन के लिए अभिभावकों और छात्रों का लगातार दबाव है। लोग चाहते हैं कि परीक्षा आयोजित हो, लेकिन आपको बता दें कि परीक्षाओं को स्थगित कराने की मांग विद्यार्थी भी कर रहे हैं। All the higher authorities to please postpone this NEET and JEE mains exams, because if one student is affected in this exam center, all the students will be affected. From the students, the coronavirus will be passing to the parents. From the parents, it will be again attacked. It will be attacking the community. There, the whole community will be affected. More than 20 lakh students will be sitting in the center. 2 meters we have to maintain the social distance. More than 2 meters distance should be there. In the exam center, it is not possible to maintain 2 meters distance because it is a computer based exam.
So I request all the higher authorities to please postpone this exam, because if they conduct this exam, our lives will be like playing with the fire. We can't take this risk. We are ready to take this exam, but not in this condition. So I request please all the higher authorities to please postpone these exams, because we can't put our lives into a risk. Thank you. मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक जुनैद है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे हिसाब से आई थिंक एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाना चाहिए, क्योंकि कंसिडरिंग द सिचुएशन एट अ टाइम लाखों के बच्चे एक साथ बैठना, दूर दूर से आना, एक जगह बैठना विदाउट एनी नेसेसरी प्रिकॉशंस, it is dangerous for the students and for the staff and invigilators also. इसलिए आई थिंक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। तो अभी एग्ज़ाम्स उन लोग कंडक्ट करते हैं, बोल रहे हैं ये पैंडमिक सिचुएशन में एग्ज़ाम्स रखना अच्छी बात नहीं है। कहीं को बोले तो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती और बहुत बाजू बाजू बैठते लोग, और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होती, और इन्विजिलेटरों को भी प्रॉब्लम होती। फिर उसके ऊपर से स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर से आना पड़ता, उन लोगों को सही ट्रैवलिंग वो नहीं है, और आना बोले तो भी बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को। सितंबर मंथ में बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं, और मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। और तो मुझे लगता नहीं कि इस सिचुएशन में इतनी मूवमेंट ठीक रहेगी। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा समय और देते नवंबर तक कम से कम, तो सही रहता। नवंबर सेकेंड वीक या इसके बाद एग्ज़ाम होता जैसे पहले। विरोध के बाद भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ कर दिया है कि परीक्षाएं करवाई जाएंगी, लेकिन विपक्ष भी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग लगातार उठा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जेईई और नीट की परीक्षा स्थगित होती है या नहीं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये जो लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और स्टूडेंट भी मांग कर रहे हैं कि इस एग्जाम्स को स्थगित किया जाए, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बताते हैं। जिस तरीके से जो NSGI का स्टूडेंट है या फिर और जो स्टूडेंट है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो क्या कहते हैं नेट जो परीक्षा के लिए जो कहा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं स्थगित करने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि हर तरीके से केंद्र सरकार को एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो इस कोरोना महामारी के बीच में जो इस तरीके की परीक्षा रखी जा रही है वो कहीं ना कहीं स्थगित की जाए, ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं, यानी कि अभी जो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं जो नेट के द्वारा कह सकते हैं जो परीक्षा पढ़ाई हुई थी और वो कहीं ना कहीं इतनी कारगर नहीं थी, क्योंकि जितनी कारगर होनी चाहिए थी। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार तक एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जागे और बच्चों के बारे में सोचे, और जो बच्चों का भविष्य अभी अधिकार में अटका हुआ है उसको कहीं ना कहीं एक मजदार मिलना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, और जहाँ तक कि जो क्लासरूम होगा जिसके अंदर परीक्षा दी जाएगी वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सैनिटाइजर का यूज किया जाएगा। मगर को बात करें जिस तरीके से बच्चों की या फिर बच्चों के परिजनों की जी, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे खुद चाहते हैं कि हम परीक्षाएं तो होनी चाहिए, मगर इस तरीके से नहीं कि जो रेगुलर जो क्लास होती है वो नहीं होती है, बल्कि में ये नेट के द्वारा जो पढ़ाई हुई है उससे वो इतने कारगर नहीं है, और खुद अपने आप को इतना संतुष्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको खुद इतना भी अभी याद नहीं है, या फिर कहीं जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं एकदम डाल दिया गया है, क्योंकि घरों के अंदर बैठकर पढ़ाई करना एक अलग बात होती है और जो क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाई होती है वो एक अलग चीज है। तो कहीं ना कहीं हर चीज के अंदर मैं पहलू नजर आता है, और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि स्टूडेंट अभी चाहते हैं तो जो परीक्षाएं रद्द कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है केंद्र सरकार कितना बड़ा कदम उठा सकती है इसके बारे में, क्योंकि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक एक मैसेज जरूर है, मगर केंद्र सरकार किस तरीके से जागती है या फिर जो स्टूडेंटों की जो मांग है उसको किस तरीके से पूरा करती है, ये देखना होगा। जी राजीव, इसी के साथ में जो विपक्ष है वो भी लगातार केंद्र सरकार से इस मामले में मुद्दे को उठा रहा है और साथ ही इस परीक्षा को स्थगित करने की भी मांग कर रहा है, तो क्या सरकार इस पर फैसला ले सकती है? क्या ये परीक्षा स्थगित हो सकती है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर एक प्रेशर जरूर बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो स्टूडेंट अपनी मांग को लेकर अड़े हुए परीक्षा रद्द करने की कह रहे हैं, और दूसरा विपक्ष भी कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका है वो भी निभा रहा है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर एक तरफ तो ये चीज जरूर है कि जब स्टूडेंट और कह सकते हैं जो बड़े नेता है विपक्ष के, वो कहीं ना कहीं एक तरफ खड़े हुए हैं और सरकार एक तरफ है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार तक मैसेज जरूर जाता, मगर सरकार बिल्कुल बिल्कुल राजीव, ये तो बाद में ही साफ हो पाएगा कि एग्जाम होता है या नहीं होता है। और इसी के साथ और आपको बता दें कि इस वक्त आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं।
growing from our cities. Now it's going into the villages, and we are going to be into a serious financial crisis. How do we handle this, ma'am? This is one thing which I have to say, and I agree with what Mamtaji says, and I think all of us should collectively go and see the Prime Minister and go and tell him what we think of what the situation is like. And after all, he's the Prime Minister of the state. He has to give us. We've given all the powers of taxation to him through the GST. If all our taxes which we used to collect are now to be collected by him, and now they're saying that they may not be able to pay it. They don't have any commitment to give it to us. Then how do our states run? So we've got this sort of scenario which is developing, which is compensation. They have paid me GST up to March. Now 2 quarters they haven't paid. So we've received 6,900 up to March, and in these last 2 quarters we are due 7,000 crores. That's not paid, and I don't know when they're going to pay it according to their commitments which they're making. We have asked that the revenue deficit grant be allowed on the 15th Finance Commission should be allowed for the year 2021. They're giving it, but for the next 4 years as well. That they're not agreeing to. The Government of India should provide liberal finance assistance for the decrease in revenue collection for COVID-19. That they're not agreeing to. Punjab, as I said, has received about 500 crores, ma'am, and 102 crores from them. They say 30 crores more, and we have spent nearly 500 crores. And that this figure is going to go higher and higher. Ma'am, when we started off COVID in March, we had 200 tests a day. Now we are 25,000 tests a day, and by the end of this month, we'll be going to 30,000 tests a day. Now, every time, of course, that takes the figures up. But what does it mean? It means that corona is there, and it's only showing up in the tests. And once we go to 30, it's going to go further up. But now things are bad. I've got in the primary and secondary sectors, we are under control. In the tertiary sectors, we are not under control. We have to now somehow put a block on all this that is happening and this growth that is taking place. So what I have had to do is I have to clamp down in certain areas to keep this under control. I even have today, there are people which are 499 are today under oxygen handling in the being administered oxygen in the hospitals, and 55 are on ventilators. 10 were yesterday added to this, and 85 yesterday were added to oxygen. So you see the figures, how they're growing. Every day I see these figures, and it sort of are figures that are unacceptable to me, at least. And I want to do what we can to do this, but it has to be a combined effort, and on the part of the Government of India to give us this resource, because resources states can't manage. Look at Maharashtra, what a big state it is. Look at Bengal, what a big state it is, and the chief ministers are giving their views. And we are a tiny little state. We are 2% of the country. We're a small little state. And we have all these problems. And these problems are continuing because, ma'am, I'm getting people coming in from overseas. I'm getting people coming in from other states which are infected. I'm getting nearly 8,000 vehicles which are moving into Punjab every day. And my figures are going up and up and up because of this. Spread is taking place. And I don't think the Government of India seems to be at least interested in the least in what we are doing or I've written to the Prime Minister, I've written to the Home Minister, I've written to everyone who matters, and that is it. We have never had a reply on this issue. That's the financial situation. Our finance minister is constantly in touch with Mrs. Sitaraman, and there also we are not getting any commitments. So these are the things we have to do, ma'am. This is something that I think if we combine, do it. And as Mamta ji has suggested, another thing. On education. Now, education is a problem for us, ma'am. We have, in schools, what we have done is that anyone who has passed the pre-exam for जम्मू संभाग के कई जिलों में बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण राजौरी जिले में बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। कई जगह ढांचों को नुकसान पहुंचने की भी सूचना है। सड़कों पर भी भारी जलभराव हो गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कल भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं आज नौशहरा के श्री गुब्बाड़ा अनंतनाग में बादल फट गए। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। वहीं पुंछ के
मस्तंदरा में भी बादल फटा है, जिसमें 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है और स्थानीय प्रशासन को इसके लिए सतर्क रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में आज आंधी तूफान का भी अनुमान है। आप देख रहे हैं कि रात से यहाँ पर राजौरी में बहुत बारिश हो रही थी और जिसके कारण आप ये दरिया देख सकते हैं कि जो दरिया का बहाव आप देख सकते हैं कितना है और इससे पहाड़ों में रहने वाले जो घर हैं उनको बहुत ही परेशानी हो सकती है और ये जो घर आप देख रहे हैं दरिया के आसपास इनको बहुत दिक्कत और इसका सामना उठाना पड़ सकता है। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की गुजारिश है कि इस तरफ थोड़ा रुझान दिया जाए और इनको थोड़ा इतला किया जाए इसके बारे में। ये जो नाला आ रहा है, ये नाला बहुत ज़्यादा खतरे में है, लोगों को खतरा है। जो पहाड़ी लोग हैं या जहाँ पे झोपड़पट्टी वाले लोग हैं उनको खतरा है, उनकी जान को खतरा है। जो इस वक्त जो झोपड़पट्टी वाले हैं, जो जैसे बेला कॉलोनी के नीचे रह रहे हैं, आगे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे नीचे जो फसलों को नुकसान हो गया है पानी की वजह से, लोगों को खतरा है। अलर्ट रहना चाहिए लोगों को अपनी सेफ्टी। इस टाइम नदी नाले में नहीं जाना चाहिए, नदी नाले के किनारे नहीं रहना चाहिए। इस टाइम बरसात का मौसम है, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।